हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां। प्रमुख ग्रंथियां ग्रंथियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रंथि या ग्लैंड्स होती क्या हैं। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें एक ध्यान रखना कि मानव शरीर का ऐसा कोई सा भी अंग जिससे कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ निकलता यानी स्रावित होता, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथियां। तो हम इसमें लिखेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि क्या है? सबसे पहले ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए हमको। तो ग्रंथि या ग्लैंड होती क्या है? तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि मानव शरीर का कोई भी ऐसा अंग जिससे कोई न कोई क्या निकलता? केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ निकलता है या स्रावित होता है, निकलता है, उसे बोलते हैं ग्रंथि। तो ऐसा कोई भी अंग जिससे कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस निकलेगा, वो कहलाएंगी ग्लैंड यानी ग्रंथियां। तो ध्यान रखना कि कौन सा रासायनिक पदार्थ निकल रहा है, इसके आधार पर हम ग्रंथियों को 3 भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। तो हम लिख सकते हैं ग्रंथियों के प्रकार। तो ध्यान देना, ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। इसमें सबसे पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी होती हैं मिश्रित ग्रंथियां यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो अभी तक हमने कितना जाना कि ग्रंथि क्या होती हैं? ऐसा कोई सा भी अंग ऑर्गन्स हमारे शरीर का जिससे कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ निकलता, वो क्या कहलाती हैं? ग्रंथियां। और कौन सा पदार्थ निकलता है, इसके आधार पर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसमें पहला प्रकार है बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां। ध्यान देना, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना होता वो होता है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या निकलता? एंजाइम। जो इनसे रासायनिक पदार्थ निकलता उसका नाम है एंजाइम स्रावित होता है। तो पहला पॉइंट क्या रखना बहिस्रावी ग्रंथियों में? तो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या निकालेंगी? जो रासायनिक पदार्थ निकालेंगी उसको बोला जाएगा एंजाइम। अभी हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में भी कि एंजाइम क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ निकालती हैं उसको बोला जाता है एंजाइम। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। ध्यान रखना, यानी ये अपना जो रासायनिक पदार्थ है उसको एक नली के थ्रू निश्चित ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। तो क्या होती है? नलिका युक्त।
और ध्यान रखना ये अपना मटेरियल जो रासायनिक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंसेस, उसको ब्लड में नहीं डालती, यानी रक्त से संबंधित नहीं होता, वो संबंधित नहीं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना किसके बारे में, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट क्या करती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एंजाइम का श्रावण करती हैं। दूसरा, नलिका युक्त होती हैं और इनका जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है वो रक्त में नहीं जाता। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो रासायनिक पदार्थ निकलता है इनसे, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम होते क्या हैं, थोड़ी देर बाद। तो ध्यान रखना इनके रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियों के, हार्मोन्स। और दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखना, ये नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, अर्थात ये अपने केमिकल सब्सटेंसेस को सीधे ब्लड में डालती हैं, सीधे ब्लड में सेक्रेट करती हैं। किसमें नहीं करती, किसी अंग में नहीं, ये ब्लड के थ्रू होता है। तो ये नलिका क्या होती है, विहीन। और तीसरा पॉइंट, इनका जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो सीधा किसमें मिलता है, ब्लड में। तो ये किसको देती हैं अपना रासायनिक पदार्थ, ब्लड को। तो अभी तक हमने बात करी बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। और तीसरा जो होता मिक्सित ग्लैंड, ये हार्मोन्स का भी उत्पादन करती हैं और एंजाइम, इसलिए तो इनको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये दोनों पदार्थ निकालती हैं। ध्यान रखना मानव शरीर में केवल 2 ही ग्रंथियां हैं जो मिश्रित ग्रंथियों की श्रेणी में आती हैं, जब हम बात करेंगे इसमें। अभी तुम सीधा नाम याद रखना, एक हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है, यानी अग्नाशयी ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है, मिश्रित वाली। और दूसरी इसमें आती है जनन ग्रंथि। तो ध्यान रखना 2 हैं जो संयुक्त ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि कहलाएंगी। तो इस पेज पर हमने अभी तक क्या बात करी, हमने सिर्फ इतना जाना कि ग्रंथि क्या होती है, कि ऐसा कोई भी अंग जिससे कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ निकलेगा वो कहलाएंगी ग्रंथि। कौन सा पदार्थ निकल रहा है इसके आधार पर ग्रंथि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला प्रकार एक्सोक्राइन बहिस्रावी, जो निकालती है एंजाइम। दूसरा अंतःस्रावी, जो निकालती है हार्मोन्स। और तीसरा मिश्रित ग्रंथि, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें, फिर हम अभी चर्चा करेंगे हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में। अब हम जानते हैं 2 शब्द इसमें आ रहे हैं बार बार, हार्मोन्स और एंजाइम क्या होते हैं। तो हम एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ध्यान देना, हार्मोन्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया, कोई रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी को क्या कर दे, चेंज कर दे, रेट को, अभिक्रिया की दर को। तो ये क्या काम करते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित या बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसको ऐसे ध्यान रखना, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करते हैं ये, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, वही रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे, एंजाइम। दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखना हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो किसी अंग की क्रियाशीलता को, चेंज द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स, ये क्या काम करते हैं, किसी अंग की अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं हार्मोन्स। दोनों ही एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। तो हमने जाना जो किसको, चेंज द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स, यानी किसी अंग की किसको, क्रियाशीलता को,
अंग की अभिक्रिया नहीं, क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं हार्मोन्स। अगला जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आता कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी एंजाइम है तो वो हमेशा क्या होगा, प्रोटीन प्रकृति का होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कितनी बार आया कोई गिनती नहीं है इसकी, कि एंजाइम किस प्रकृति के बने होते हैं, तो ये सभी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन है, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। वहीं हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन्स वसा भी हो सकते हैं, हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हो सकते हैं, और हार्मोन्स स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें ये पॉइंट कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, वसा भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, और स्टेरॉइड प्रकृति के भी हो सकते हैं। एंजाइम हमेशा निकलेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों से, ये तो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया तुमको, बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और हार्मोन्स किससे निकलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ग्रंथियों से। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आता कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम पढ़ेंगे सभी ग्रंथियों के बारे में डिटेल से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मानव के शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, जिनका साइंस भी बैकग्राउंड नहीं रहा उनको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम देखते हैं इस टाइप से, एक हम ऐसा रफ डायग्राम सा बनाते हैं ये। तो इसमें मानव के शरीर में सबसे ज्यादा अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 1 2 3 ग्रंथियां। इसमें सबसे पहले हमें एक नाम ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस। दूसरा पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो 3 मनुष्य के मस्तिष्क में 3 प्रमुख ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि और एक पीनियल ग्रंथि, जिसको पीनियल काय ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर मनुष्य के गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के पीछे चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद एक ग्रंथि मनुष्य के हृदय और फेफड़ों के पास पाई जाती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। इसके बाद ध्यान रखना, हमको एक ग्रंथि पाई जाती है, ये मनुष्य की किडनियां हो गई, और किडनी के ऊपर दोनों तरफ एक एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। और ध्यान रखना, यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज।
हालांकि ये कौन सी ग्रंथि है? पैनक्रियाज। ये संयुक्त या मिश्रित ग्रंथि है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और एक ग्रंथि मिलती है यहां पर जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, तो ये ध्यान रखना। तो हम आज पढ़ेंगे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एक बार इनको देखना, मनुष्य के मस्तिष्क में 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, फिर गले में 2, थाइमस थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, फिर एक हृदय के पास या फेफड़ों के पास बोल सकते हो थाइमस ग्रंथि, फिर एड्रिनल ग्रंथि, और ये पैनक्रियाज और जनन ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ध्यान देना, ये वाली ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में सामने की ओर यहां पर स्थित होती है, और इसकी विशेषता यह होती है कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी, पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर दोगे पीनियल ग्रंथि। ध्यान देना, एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, तो मोस्टली बुकों में लिखा हुआ कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो अगर दोनों ऑप्शन में आए पीयूष और पीनियल, तो आप किसकी तरफ जाओगे, पीनियल ग्रंथि के पास। वो सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि है हमारे शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। तो समझ में आया ये पॉइंट, जो कहां पर, मनुष्य के सामने मस्तिष्क में स्थित होती है। दूसरा इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखना, इस ग्रंथि को मनुष्य की तीसरी आंख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तीसरी आंख। और इससे जो प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं, तो 2 हार्मोन्स के नाम ध्यान रखना। एक हार्मोन है मेलाटोनिन, निकलने वाले हार्मोन्स, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या करता है, ये नींद लाने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, नींद लाने के लिए। नींद लाने के लिए मनुष्य में अगर पूछा जाए नींद लाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो आंसर दोगे मेलाटोनिन। किस ग्रंथि से निकलता, पीनियल ग्रंथि से। इसके बाद ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना एक, कि मेलाटोनिन ग्रंथि रात के समय अधिक निकलता है, यानी अंधेरे में ज्यादा निकलता, और उजाले में यानी प्रकाश में ये कम निकलता। इसलिए इसका एक नाम होता है मेलाटोनिन का, हार्मोन्स का ड्रैकुला, क्योंकि ये रात के समय ज्यादा सीक्रेट होता है, हार्मोन्स का ड्रैकुला। इसीलिए जब हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि उस समय हमारे ग्रंथि से मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से ज्यादा निकलता, और अगर लाइट रहती है तो ये मेलाटोनिन क्या होता है, कम निकलता है, जिससे हमें नींद फिर उजाले में थोड़ी कम आती है। तो ध्यान रखना, एक प्रमुख हार्मोन्स मेलाटोनिन, जो किसके लिए उत्तरदायी है, नींद लाने के लिए। यही हार्मोन्स त्वचा के रंग के लिए भी उत्तरदायी है, त्वचा के रंग के लिए। अगर ध्यान रखना उल्टा होता कि अगर ग्रंथि से मेलाटोनिन क्या निकल रहा, कम, तो मेलाटोनिन अगर कम है, ऐसे ध्यान रखना M कम है मेलाटोनिन, तो त्वचा का रंग गहरा होगा। गहरा मतलब थोड़ा डार्क, काला। अगर मेलाटोनिन अधिक निकल रहा तो त्वचा का रंग थोड़ा हल्का होगा। तो ध्यान रखना, रंग के लिए भी कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, मेलाटोनिन। इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन, जिसको हार्मोन्स का ड्रैकुला भी बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, कहां पर होती है, मस्तिष्क में स्थान पूछा जाए तो, जिसको मनुष्य की तीसरी आंख भी बोलते हैं। इसी ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये भी ध्यान रखना, जैविक घड़ी भी यही है ग्रंथि, जैविक घड़ी। इससे जो दूसरा प्रमुख हार्मोन्स निकलता है वो निकलता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो बोलते हैं आज हमारा मूड नहीं है पढ़ने का, या किसी भी खेलने का मूड नहीं है, तो मूड के लिए कौन उत्तरदायी है, सेरोटोनिन। मूड के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स, और ग्रंथि कौन सी, पीनियल। तो अभी तक हमने एक ग्रंथि के बारे में पढ़ा, पीनियल ग्रंथि, जो मानव के मस्तिष्क में सामने की ओर होती है, जिसको मनुष्य की तीसरी आंख बोलते हैं, और इसको शरीर की जैविक घड़ी भी बोलते हैं। सबसे छोटी ग्लैंड है। 2 प्रमुख हार्मोन्स है, मेलाटोनिन
जो नींद लाने के लिए उत्तरदायी है और त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी मेलाटोनिन को हार्मोन्स का ड्रैकुला बोलते हैं। दूसरा प्रमुख हार्मोन्स निकलता है सेरोटोनिन, जो मनुष्य के मूड के लिए उत्तरदायी है। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें दूसरी सबसे प्रमुख ग्रंथि है वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। जो दूसरे नंबर की हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ध्यान रखना है इसके बारे में क्या पढ़ना हमको। सबसे पहला पॉइंट, ये भी मस्तिष्क में होती है, कनपटी की साइड होती है, मटर के दाने के समान लटकी होती है, और ये दूसरी छोटी ग्रंथि है। दूसरी छोटी ग्रंथि पूछा जाए मनुष्य के शरीर की दूसरी छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये मोस्टली सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है, उनकी कार्यविधि पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। तो इसको शरीर की मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं, उनके बारे में, सबके बारे में हमको जानना होता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि इससे एक प्रमुख हार्मोन्स, इसके हार्मोन्स जो हम लिखेंगे तो कौन कौन से इससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो पहला हार्मोन्स निकलता है इससे जो इंपॉर्टेंट है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन या इसी का दूसरा नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ध्यान रखना इसके दो नाम है, वैसोप्रेसिन या ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या काम करता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी, तो ये किडनी में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है, और किडनी में जल के अवशोषण को, जल का अवशोषण करता है। तो पूछा जाए मनुष्य के शरीर में जल का अवशोषण किस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, तो ADH या वैसोप्रेसिन। अब जिन व्यक्तियों में ये हार्मोन्स कम निकलता तो उन व्यक्तियों को एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपेडिस, इंसिपेडिस। ध्यान रखना ये डायबिटीज वो वाला नहीं है, उसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, जो शर्करा के कारण होता है, रक्त में अधिक शर्करा के कारण या इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण। ये डायबिटीज इंसिपेडिस होता है, ज्यादा खतरनाक रोग है नहीं, परंतु इसमें रोगी परेशान हो जाता है। उसको, जिसको ये हो जाएगा उसको बार बार टॉयलेट आएगा, हर आधे घंटे पे टॉयलेट आएगा। तो वो किसके कारण आता कि उसके शरीर में ADH यानी कम बन रहा। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना, चाय, कॉफी और तुम्हारा तंबाकू, एल्कोहल या चॉकलेट का सेवन क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ये हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो ये हार्मोन्स का ऑटोमेटिकली क्या निकलता, कम निकलता, तो इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। तो अगर हम सर्दियों के समय पर थोड़ी भी चाय या तो वो पीते हैं, जल, तो वो हमें उसके बाद तुरंत ही क्या आ जाता है, टॉयलेट। तो उसका कारण क्या होता है कि उस समय इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, थोड़ी डाउन हो जाती है। तो पहला हार्मोन ध्यान रखना ADH या वैसोप्रेसिन, नोट करें इसको, फिर हम इसका अन्य हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे निकलने वाला दूसरा प्रमुख हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन जो माताएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध निर्माण, उनकी स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। यानी दूध का निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो प्रोलैक्टिन पूछा जाएगा। अगला जो हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन,
काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन, अगर पूछा जाए कि माताओं में दुग्ध निर्माण का कार्य कौन सा हार्मोन्स करता है, तो ऑप्शन आंसर दोगे प्रोलैक्टिन। अगर पूछा जाए कि दुग्ध के श्रावण को कौन प्रेरित करता, यानी दुग्ध का सेक्रेशन, दुग्ध का श्रावण, इस हार्मोन्स का प्रमुख क्या होता, कार्य होता, उसके लिए ऑक्सीटोसिन ही यूज होता। दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन को, इसको हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लव हार्मोन्स। इसी हार्मोन्स के कारण लड़के और लड़कियों में एक दूसरे के प्रति क्या होता, आकर्षण होता, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन्स। इसको बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता। बर्थ हार्मोन्स, बर्थ हार्मोन्स किस लिए कहा जाता, जो महिलाएं, माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो प्रसव पीड़ा के दौरान उनको ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन दिया जाता, तो ये ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त ऑक्सीटोसिन का प्रयोग जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है कृत्रिम तरीके से दूध बनाने के लिए, दूध निकालने के लिए, तो वो भी किसका इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन का। इसके अतिरिक्त जो आजकल घिया वगैरह में या और सब्जियों में जो लगा देते हैं रातों रात, उनमें दुगनी तिगनी वृद्धि होती है, तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रखना, बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय महिलाओं को यही हार्मोन्स दिया जाता, जो उस समय इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा, वो किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। तो अभी तक हमने इनके 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला पढ़ा एडीएच, फिर हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन, फिर पढ़ा ऑक्सीटोसिन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। एक जो इससे हार्मोन्स निकलता उसको बोलते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, एसटीएच। इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, क्योंकि ये मनुष्य में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पूछा जाए कौन सा हार्मोन्स वृद्धि, ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। अगर इसकी कमी हो जाए मनुष्य में, तो कमी से हो जाता बोनापन, व्यक्ति बोना रह जाता, जिसको ठिगना बोल देते हैं, तो बोनापन के लिए यही हार्मोन्स है। और अगर अधिकता में निकल जाए, अधिकता में, तो उसको हो जाता है भीम कायत्व, उसकी भीम जैसी काया हो जाएगी, जैसे द ग्रेट खली का नाम सुना हो, तो उनमें ये हार्मोन्स क्या निकला, ज्यादा है निकला हुआ। इसी को एक्रोमिगली रोग भी बोलते हैं, एक्रोमिगली। जो 5वां प्रमुख हार्मोन है जो इस ग्रंथि से निकलता है, वो है टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, या प्रेरक हार्मोन्स बोल सकते हो, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी उनको प्रेरित करता है, टीएसएच। ध्यान रखना, कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि ये पूछा जाएगा थायराइड प्रेरक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता, तो ऑप्शन में तुम्हें थायराइड मिलेगा तो तुम थायराइड की तरफ जाओगे, तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये प्रमुख हार्मोन्स थे जो हमने पढ़े। वैसे तो इससे सबसे ज्यादा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, टोटल 11, परंतु हमको सारे नहीं पढ़ने होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से 5 याद रख लेना, तो यही इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। जो अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके बारे में हमको पढ़ना, तो हम अभी तक 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तीसरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ध्यान रखना हाइपोथैलेमस, अब प्रारंभ में मास्टर ग्लैंड बोला जाता था पीयूष ग्रंथि को, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अर्थात जो पीयूष ग्रंथि सब पे कंट्रोल रखती है, तो उस पर भी कौन कंट्रोल रखता, हाइपोथैलेमस। और ये भी ग्रंथि कहां पर होती है, ब्रेन में स्थित होती है। ध्यान रखना,
अगर सामान्य तौर पर देखें तो ब्रेन के 3 कक्ष हो गए, सेरिब्रल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और मेडुला ओब्लागेंटा। मेडुला ओब्लागेंटा। तो इसमें ध्यान रखना, जो होती है ऐसी कोई भी एक्टिविटी शरीर की जो हमारे संतुलन में होती है, ध्यान रखना, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे चलना, बोलना, दौड़ना, तो उनको सेरिब्रल कंट्रोल करता। जो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन, हार्ट बीट, जिन पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं, तो उनको कंट्रोल करता मेडुला ओब्लागेंटा। और वास्तव में जो मन होता है कि आज हमारा मन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी काम का मन, वास्तव में हाइपोथैलेमस होता, क्योंकि ये किसको कंट्रोल करता? भूख को, प्यास को, प्रेम को, घृणा को। ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये बोला जाता है ना, हमने मन पर कंट्रोल कर लिया, अर्थात हमने हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल कर लिया। तो ध्यान रखना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। और ये तीनों ग्रंथि कहां होती हैं? ब्रेन में, मनुष्य के मस्तिष्क में। किस अंग में सबसे ज्यादा ग्रंथि होती है? तो मस्तिष्क में। 3 ग्रंथि मस्तिष्क में सबसे ज्यादा होती है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में होती है। पूछा जाए मनुष्य के गले में कौन सी ग्रंथि होती है? 2 ग्रंथि होते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? गले में, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और ये हार्मोन शरीर में किसको नियंत्रित करता? शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता। आयोडीन की मात्रा को। पूछा जाए थायरोक्सिन का काम शरीर में आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करना। ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये वाली ग्रंथि फूल जाती है। तो क्या हो जाती है? फूल जाती है। और फिर उस रोग को बोलते हैं घेंगा, या दूसरा नाम ग्वाइटर या गलगंड। ये तीनों इसी के नाम होते हैं। तो पूछा जाए मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा, ग्वाइटर और गलगंड। आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, प्याज का सेवन करना चाहिए। और एक कवक भी आता है, कवक फंगस, लेमिनेरिया डिजिटाटा, उसमें भी ये भरपूर मात्रा में होता है। तो घेंगा, ग्वाइटर या गलगंड कौन से हार्मोन्स की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। यह तत्व पूछा जाए तो आयोडीन की। नोट डाउन करें, फिर हम आगे अगली ग्रंथि पढ़ाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो भी गले में होती है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि, ध्यान देना, पैराथायराइड ग्रंथि ये भी गले में होती है और उसके पीछे की तरफ होती है। संख्या में ये 4 होती हैं। एक बार एसएससी ने ऐसे ही पूछा, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 4। हार्मोन्स जो इससे निकलता वो निकलता पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स, उससे थायरोक्सिन, इससे पैराथायरॉक्सिन। और रोग, ध्यान रखना, ये शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता। अवशोषण, कैल्शियम का अवशोषण करता। तो ध्यान रखना, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है शरीर में? पैराथायरॉक्सिन। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये महिलाओं में मोस्टली एक रोग होता है, ओस्टियोमलेशिया। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पुरुषों में ओस्टियोपोरोसिस। और बच्चों में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रिकेटस। तो ये रोग भी ध्यान रखना, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है
वो है थाइमस, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि फेफड़ों या हृदय के पास स्थित होती है, ये दिखाई दे रही है। और ध्यान रखना, यानी वक्ष क्षेत्र में, मनुष्य के वक्ष क्षेत्र में। और ये इस ग्रंथि का प्रमुख काम होता प्रतिरक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र का निर्माण करना मनुष्य में। ध्यान देना, इसको प्रतिरक्षा तंत्र का स्कूल कहा जाता है, इस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का स्कूल। और ये ग्रंथि केवल 12 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहती है, उसके बाद ये मनुष्य में ग्रंथि नहीं पाई जाती। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ग्रंथि का वयस्कों में अभाव होता है, तो थाइमस ग्रंथि का। तो ध्यान रखना, ये केवल 12 या एवरेजन 15 वर्ष की आयु तक ये ग्रंथि सक्रिय होती है, उसके बाद ये ग्रंथि सक्रिय नहीं होती। ध्यान देना, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि का वयस्कों में अभाव होता, तो थाइमस ग्रंथि। नोट डाउन करें, फिर हम अगली ग्रंथि पढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट है एड्रीनल ग्रंथि। जो मनुष्य की किडनी होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है, अधिवृक्क। ध्यान रखना, कभी कभी अंग्रेजी नाम न देकर हिंदी नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे थायराइड ग्रंथि थी, तो थायराइड को अवटु ग्रंथि बोला जाता, अवटु, और पैराथायराइड को परावटु। तो ये भी ध्यान रखना, अवटु और परावटु। इसी प्रकार एड्रिनल को अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। कहां पर होती है? किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ध्यान रखना, इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि या 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता। तो पूछा जाए 3F या 4F। 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और एंड फियर। इसको 4S मतलब इसमें स्टेरॉइड, साल्ट और सेक्स, और एक S और आता है, उसको भी बता देंगे अभी थोड़ी देर में। तो 3F मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फियर, 4S मतलब स्टेरॉइड और साल्ट एंड सेक्स। तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इससे जो प्रमुख हार्मोन्स निकलता है उसको बोला जाता है एड्रीनेलिन, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? एड्रीनेलिन हार्मोन्स। तो इसमें ध्यान रखना, एड्रीनेलिन हार्मोन्स में इसके क्या कार्य होते हैं। देखो, इसके उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। ये एड्रीनेलिन हार्मोन्स मनुष्य में बीपी यानी ब्लड प्रेशर को, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को। एक तो इसका एक काम ध्यान रखना, इसी हार्मोन्स के कारण इस हार्मोन्स को हम आपातकालीन, इमरजेंसी हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति में गुस्सा, भय, क्रोध, इसके लिए उत्तरदायी है। अगर किसी से साथ आपका लड़ाई हो जाए तो उस समय आपका जो बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज होगी, वो किस हार्मोन के कारण होगी? एड्रिनल हार्मोन्स के कारण। तो उस समय ये तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा करेगा या डर पैदा करेगा। तो वो, क्योंकि ये हार्मोन्स उस समय आपातकाल में निकलेगा, तो इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसी को जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हृदय आघात के समय मनुष्य की क्या करता है? रक्षा करता है। इसको लड़ो और उड़ो, जैसे ही तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई तो तुरंत तुम्हें गुस्सा आएगा, उसके बाद तुरंत ही जैसे ही लड़ाई शांत होगी तो ये नॉर्मल कर देगा बॉडी को, तो यानी उड़ो। तो ये लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी किसको कहा जाता?
एड्रिनल हार्मोन्स को, यानी रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर, आपातकालीन हार्मोन्स, जीवन रक्षक हार्मोन्स, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। ध्यान रखना ये एड्रिनलिन हार्मोन्स ही मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होता, लैंगिक लक्षणों के लिए भी। जैसे किसी लड़के में क्या आ जाती है, लड़कियों जैसी आवाज हो जाती है, साथ ही साथ या किसी लड़कियों में किसके लक्षण आ जाते हैं, लड़कों के, तो वो भी किसके कारण होता, एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल हार्मोन के कारण। तो इसको सबको हमको ध्यान रखना। आज जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है कौन सी ग्रंथियां, केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में। तो थैंक यू।